जय हिंद। सभी लोगों को महावीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके साथ ही साथ सिविल सेवा दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। भूकंपीय जोन समझिए। मैंने आपको पेटियाँ समझाई थी, भूकंपीय पेटी, बेल्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, वो आप समझ गए होंगे। अब उसके अंदर देखिए, जहाँ पे दो प्लेटों का बीच का टकराव हो रहा था वहाँ पे भूकंप आ रहा था, और जो ये टकराव की जगह होती है उसे हम जोन में कन्वर्ट कर देते हैं। जोन देखिए, जहाँ पे टकराव होगा दो प्लेटों का वहाँ पे तो एकदम भयानक तबाही होगी, तो उसको हम रेड जोन में रखते हैं। ठीक है, अगर नंबर वाइज देखा जाए तो 4th जोन में रखते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इसकी एग्जांपल जो मैंने दिया रेड जोन का, उसकी मदद से आप जो भूकंप का जोन है उसको समझ चुके होंगे। अब देखिए, अर्थ भूकंप की क्षति का एरिया, भूकंप किस एरिया में कितनी क्षति पहुंचाएगा उसके जोन बना दिए गए हैं। जहाँ पे ज़्यादा क्षति पहुंचाएगा वहाँ पे 5 या 4 रहेगा, जहाँ पे थोड़ा कम क्षति पहुंचाएगा वहाँ पे 3 या 2 रहेगा। देखिए, जो भूकंप के जोन होते हैं वो पहले 1 से 5 तक के थे। हालांकि जो पहले जोन में भूकंप आता था वो बहुत नाम मात्र का होता था, समझ में भी नहीं आता था कि भूकंप आया है, इसीलिए पहले वाले को हटा दिया गया है। अब भूकंपीय जोन में 4 ही भूकंपीय जोन बचे हैं, जो कि 2 से लेके 4-5 तक के बीच में है। वर्तमान में जोन कितने हैं? 4 हैं। इन चारों को समझिए। दूसरा जोन है ब्लू जोन। ठीक है, ब्लू जोन में ये देखिए, ब्लू और येलो, ये दूसरा ब्लू और तीसरा येलो, इन तीनों में ब्लू और येलो में बहुत कम क्षति होती है, जबकि ऑरेंज और 5th में, यानी कि ऑरेंज और रेड में कम क्षति किस में होती है? ब्लू और येलो में। भयानक क्षति किस में होती है? ऑरेंज और रेड जोन के अंदर होती है। सर्वाधिक नुकसान जो है रेड जोन पहुंचाता है, क्योंकि ये अंतिम जोन है। ठीक है, एक और बात समझिए। अब देखिए, ये ब्लू जोन है और ये येलो जोन है। तो ब्लू जोन में मान लीजिए तीव्रता 1.5 का भूकंप आया था, तो 1.5 का 10 गुना ज़्यादा आएगा येलो जोन में, यानी कि 2 जोन के बीच का जो गैप है वो 10 गुना होता है। ये एक खासियत है जो जोन है उसके बारे में। उम्मीद है कि जोन आप समझ चुके होंगे। देखिए, भूकंप को नापने की जो मशीन होती है उसे हम कहते हैं सीसोमीटर। क्या कहते हैं? सीसोमीटर। जो भूकंप को नापने का स्केल होता है, स्केल का अर्थ क्या होता है? देखिए, अगर आप कुछ गेहूँ चावल लेने जाते हैं तो उसको किलो में नापते हैं, मिलीग्राम में नापते हैं। उसी प्रकार दूध को लेते हैं तो लीटर में नाप लेते हैं। उसी प्रकार जो भूकंप होता है उसको हम रिक्टर में नापते हैं। किस में नापते हैं? रिक्टर में नापते हैं। ये सबसे आधुनिक है, सबसे आधुनिक तकनीक है ये। ठीक है, देखिए, जो रिक्टर होता है उसके अंदर वैल्यू 1 से लेकर 9 तक की होती है, पर अगर कोई भूकंप आया जो सबसे रेयर है, सबसे ज़्यादा विनाश करने वाला है, तो उसको 10 की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, हालांकि नॉर्मल में 1 से 9 तक ही इस्तेमाल किया जाता है रिक्टर में। जो भूकंप की स्टडी होती है उसे हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। ये सीसोमीटर था और उसकी स्टडी को हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। जो भूकंप का ग्राफ होता है उसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। किसके ग्राफ को? भूकंप के ग्राफ को। अब देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक आइसोसिस्मल लाइन और एक होमोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल लाइन क्या होता है? समान तीव्रता की जो जगह होती है उसको ये एक दूसरे से जोड़ती है। मान लीजिए भारत का जो हिमालय एरिया है उसमें भूकंप आया,
अरुणाचल प्रदेश के एरिया में भूकंप आया और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी भूकंप आ गया। तो इन तीनों जगहों को जो जोड़ने वाली लाइन है उसको हम कहेंगे सामान्य तीव्रता वाली लाइन, यानी कि आइसोसिस्मल लाइन। अब होमोसिस्मल लाइन क्या होता है इसको भी समझिए आप। ये डॉट रहने दीजिए यहाँ। जम्मू कश्मीर, हिमालय, अरुणाचल प्रदेश। होमोसिस्मल लाइन का अर्थ होता है सामान्य समय की जगह किसी 2 या 3 या अथवा बहुत सारी जगहों पर एक समय पर जब भूकंप आता है तो उसे हम होमोसिस्मल लाइन द्वारा एकाग्रत कर लेते हैं। अब मान लीजिए जम्मू कश्मीर में भी आया 5 बजे भूकंप, 5 AM। हिमालय में भी 5 AM पे आ गया, अरुणाचल में भी 5 AM पे आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से जो ये लाइनें हैं इसको जोड़ दिया जाएगा। पर मान लीजिए यहाँ पे नेपाल में भूकंप आया है पर वो 7 PM को आया है, तो क्या वो होमोसिस्मल लाइन से जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसका जो समय है वो अलग है। अब हम देखेंगे कुछ चेतावनी जो भूकंप के पहले आती है। देखिए, वैसे तो हम भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल की डेट में भूकंप बम्बई में आ जाएगा, ऐसा हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिससे थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों में या कुछ देर में भूकंप आने वाला है। पहला कारण देखिए, पहली चेतावनी रेडॉन गैस का, एक मिनट, ये रेडान नहीं रेडॉन होता है, माफ़ कीजिएगा। रेडॉन गैस अगर अचानक से हमारा जो वातावरण है उसके अंदर बढ़ गई तो ये चेतावनी होती है भूकंप आने की, क्योंकि जो लावा होता है नीचे, जो टेक्टोनिक प्लेट, जो अर्थ क्रस्ट में रेडॉन गैस पाई जाती है, ये हमारा जो अर्थ सरफेस होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, उसमें ना के बराबर होती है। पर अगर ये बढ़ गई तो भूकंप के चांसेस हैं। दूसरा देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है अचानक से बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाए तो वो भी भूकंप के कारण बन सकती है, यानी कि वो भूकंप को प्रेडिक्ट कर सकती है कि भूकंप आने वाला है। और देखिए, एनिमल्स जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, सियार, ये सब जो एनिमल होते हैं इन लोग का एबनॉर्मल बिहेवियर। अब देखिए, भूकंप आने के 20 से 15 मिनट पहले जो कुत्ते, बिल्ली, सियार ये सब होते हैं इन लोग को मालूम पड़ जाता है और ये लोग इधर उधर भागने लगते हैं, आश्रय ढूंढने लगते हैं। ठीक है, इन लोग की जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है इससे भी हम समझ सकते हैं कि भूकंप हो सकता है, आने वाला है। अब सावधानी देखिए, घर बनाते समय कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। पहले तो देख लेते हैं, अगर भूकंप आया और आप घर में हैं तो क्या करेंगे। पहली बात देखिए, जब भूकंप आता है ना तो जो आसपास की बिल्डिंग होती है, देखिए कुछ कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा स्पेस दे दे के बिल्डिंग बनती है, यानी कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक की जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। पर मुंबई जैसे शहरों में बहुत नज़दीक नज़दीक बिल्डिंग बनती है और इन नज़दीक बनने से एक फ़ायदा होता है कि अगर कभी भूकंप आता है ना तो भूकंप से बिल्डिंगें आपस में अटक जाती है, ना कि अगर कोई बम मारते हैं तो देखिए, अगर बम मारेंगे तो बिल्डिंग डायरेक्ट नीचे गिरेगी, पर जब भूकंप आएगा तो बिल्डिंग ऐसे ऐसे गिरेगी और हो सकता है कि वो किसी दूसरी बिल्डिंग पे ऐसे गिर करके रुक जाए। और इसके साथ अगर वो रुक गई, देखिए जब भूकंप आता है तो 3-4 दिन बाद भी कुछ जिंदा लोग उस बिल्डिंग से निकलते हैं, जो बिल्डिंग अर्थक्वेक की चपेट में आई होती है। तो एक वो एडवांटेज रहता है जो पास पास बिल्डिंगें रहती है। उसके अंदर देखिए आप क्या कर सकते हैं, जो फर्नीचर होते हैं, फर्नीचर या जो भी कड़क वस्तुएं हैं, जो पंखे वगैरह गिरने से किसी प्रकार की उसमें क्षति नहीं होगी, उसके नीचे आप जाके छुप जाइए, क्योंकि जो 7 की नीचे की तीव्रता का भूकंप आता है वो बिल्डिंगें नहीं गिराता है पर पंखा वगैरह गिरा देगा। अगर पंखा सर पे गिर जाए तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है कि ब्रेन में कोई नस चौकअप हो जाए, कोई नस फट जाए। तो ये सब दिक्कत से बचने के लिए आप टेबल वगैरह के नीचे छुप सकते हैं। और अगर ज़्यादा भयानक है भूकंप तो क्या कीजिए,
अब रूम्स है, ये भी एक रूम है जहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस रूम के जब भूकंप आए तो एक कोने में जाके खड़े हो जाइए, क्योंकि देखिए ये एक बिल्डिंग थी, ये एक बिल्डिंग थी, ये वाली बिल्डिंग जब यहाँ को गिरी तो ऐसी हो गई, जब ये वाली इधर गिरी तब ऐसी हो गई। अब ये दोनों जो है आपस में फंस जाएगी और यहाँ का हिस्सा थोड़ा बहुत टूट के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे जो क्षति हुई है, यहाँ के जो लोग हैं सेफ है अभी भी, हालांकि ज़्यादा सेफ नहीं है। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, घर के कोने में चले जाएंगे, एकदम यहाँ कोने में आ जाएंगे, या फिर यहाँ कोने में आ जाएंगे, यहाँ कोने में आ जाएंगे, यहाँ वाले तो डायरेक्ट निकल के बाहर भाग जाएंगे, यहाँ कोने में छिप जाएंगे, यहाँ कोने में छिप जाएंगे। तो कोने में छिपने की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो क्षति होती है ना वो बीच में ज़्यादा होती है, कमरे के बीच में पंखा लगता है, और कमरे के कोने में छिपने से बहुत सारी एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं। ये एक सावधानी का रूप है। अब दूसरी चीज़ देखिए, जब आप घर पेंट वगैरह कराते हैं तो उसके अंदर एंटी इंसेक्ट पेंट ज़रूर से डाल दीजिएगा। एंटी इंसेक्ट पेंट का मतलब क्या होता है, पेंट तो आपको नॉर्मल लेना है, जो भी आप पेंट मारना चाहते हैं अपने घर में, एशियन पेंट और कौन सा पेंट होता है, डिस्टेम्पर पेंट होता है, और भी इंडिगो ये सब होता है, वो सब जो पेंट होते हैं आपको जो लेना है लीजिए, आपकी मर्जी। पर उसके अंदर एक एंटी इंसेक्ट एक पाउडर आता है या फिर लिक्विड भी आता है, उसको आपको जो पेंट है उसके साथ मिला देना है। क्या है कि जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, जो कीट होते हैं, वो दीवार के अंदर खोखल भी बना देते हैं। बहुत बार मैंने देखा है जो दीवार होती है अंदर से खोखली होती है, एक पंच मारेंगे तो दीवार गिर जाएगी। तो ऐसे समय में तो भूकंप के समय आपका साथ दे ही देगी। समझ में आ रहा है ना आपको। और आगे देखिए, जब आपका घर बन रहा है तो उसके अंदर भूकंप रोधी छड़ डाल दीजिए। ये जो छड़ होती है, छड़ मतलब सरिया होता है, सरिया हम लिख देते हैं, बहुत लोग को छड़ समझ में नहीं आ रहा होगा। छड़ या छड़ भी होता है वो, अब आप लोग देखिएगा, सरिया ज़्यादा सही शब्द है। तो जो सरिया होता है, जो बिल्डिंग के बनते समय उसमें डाला जाता है, सबको मालूम होगा लोहे की ऐसे पतली पतली लंबी लंबी रॉड होती है, वो बिल्डिंग में डालते हैं। उसको आपको भूकंप रोधी रखना है। भूकंप रोधी जो छड़ होती है वो ना थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, और अगर थोड़ा बहुत मतलब भूकंप आया तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपको जो है नुकसान हो से बचा सकती है। इसी के साथ जो भूकंप टॉपिक था ख़त्म होता है। जय हिंद।